हेलो स्टूडेंट्स, बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें हमने शुरू किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की योग्यताएं, उनका निर्वाचक मंडल, निर्वाचन विधि, शपथ, कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया, त्यागपत्र, इन सब के बारे में हमने पिछली वाली 3 वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रपति का पार्ट चौथा, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। और पहली जो शक्ति हम शुरू करेंगे वो है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर रहे हैं और पहली जो हम शक्ति पढ़ेंगे वो है कार्यपालिका शक्ति। तो हम शुरू करते हैं। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के, प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा
काम में आने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर IAS डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां, देखिए हालांकि ऐसा कुछ अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें शक्तियां पढ़नी है तो हम सबको इकट्ठा पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि वो आपको 4 फैक्ट देके पूछेगा कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, कौन सी व्यवस्थापिका शक्ति है, निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत आती है। ये आपको 4 शक्तियां दे देगा और पूछेगा कौन कौन सी कार्यपालिका शक्तियां हैं, A और B और C, ABC ऐसे करके। तो हम देखना होगा कि कार्यपालिका शक्तियों के अंडर में राष्ट्रपति के कौन कौन से दायित्व, कार्य और शक्तियां आती है। और कार्यपालिका शक्तियों को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कार्यपालिका में कौन कौन होता है। हमने राष्ट्रपति की जो पहली वीडियो शुरू की थी, वहां पे हमने जब राष्ट्रपति जी को शुरू किया था उससे पहले हमने ये देखा था कि कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आता है। मैं पुनः यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, कार्यपालिका में आता है स्वयं राष्ट्रपति, P से प्रेसिडेंट से इसको मैं संबोधित करूंगा। आता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, PM आता है, PM की मिनिस्ट्री आती है, और एक आता है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। ये कार्यपालिका है। राष्ट्रपति का जिक्र हमने किया अनुच्छेद 52 से 62 तक, 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति, 74 और 75 का संबंध किससे है, दोनों से है, और 76 का संबंध है AG से। तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर हमें देखना है कि कार्यपालिका में कौन होता है, पहली बात। अब राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित और महान्यायवादी से संबंधित जो भी पावर्स होगी, जो भी शक्तियां होगी, उनको हम बोलेंगे कार्यपालिका शक्तियां। अब देखिए, हम शुरू करते हैं कार्यपालिका में। तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्रेसिडेंट की, हम यहाँ पे बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की, हम यहाँ पे बात करेंगे मिनिस्ट्री की, हम यहाँ पे बात करेंगे AG की, और हम यही भी बात कर लेते हैं CAG की, कंट्रोलर ऑडिटिंग जर्नल यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब देखिए, राष्ट्रपति की तो हम बात कर रहे हैं, तो इसको तो साइड में निकाल लेते हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? नियुक्ति। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करते हैं। अब नियुक्ति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो पहले तो हम निर्वाचन और नियुक्ति को क्लियर करते हैं, फिर देखेंगे कि प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होती है, क्यों होती है, किस बेस पे होती है। देखिए मित्रों, निर्वाचन का अर्थ है कि ऐसा कोई कैंडिडेट जो कि वोटों के माध्यम से चुना गया है। अब हमें ये बात करनी चाहिए कि निर्वाचन किस किस का होता है। तो भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। हालांकि वो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन निर्वाचन होता है। भारत में लोकसभा का निर्वाचन होता है, राज्यसभा का, यानी कि लोकसभा के जो 543 सदस्य हैं उनका निर्वाचन होता है। राज्यसभा के 233 जो सांसद हैं उनका निर्वाचन होता है, यानी इन दोनों का निर्वाचन होता है। लोकसभा का डायरेक्ट होता है, राज्यसभा का इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद में राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद का निर्वाचन होता है। विधानसभा का वैसे ही डायरेक्ट जनता द्वारा, विधान परिषद का इनडायरेक्ट जनता द्वारा चुने गए कुछ खास प्रतिनिधियों द्वारा।
इसके अलावा होता है पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के कुछ एक पदों को छोड़कर लगभग सभी पदों का निर्वाचन होता है। और निर्वाचन होता है नगर पालिकाओं का। नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को निकाल दें तो चाहे वो नगर पंचायत है या फिर नगर परिषद है या फिर नगर निगम है, के सभी सदस्यों का यानी कि पार्षदों का निर्वाचन जनता द्वारा डायरेक्ट होता है। तो ये 8 ऐसे पद हैं, संस्थाएं हैं जिनका निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा के सांसदों का, राज्यसभा के सांसदों का, विधानसभा का, विधान परिषद का, पंचायती राज संस्थाओं का, नगर पालिकाओं का। इसके अलावा भारत में किसी भी पद का, किसी भी संस्था का निर्वाचन नहीं होता। तो हमें ये पता होना चाहिए निर्वाचन किसका होता है, नियुक्ति किसकी होती है। तो इनका निर्वाचन होता है। अब उसके बाद नियुक्ति, जिसका निर्वाचन नहीं होता उसकी नियुक्ति होती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री का उल्लेख इसमें कहीं पर है? नहीं है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख इसमें किसी में है? नहीं है। इसमें महान्यायवादी का उल्लेख है? नहीं है। सीएजी का उल्लेख है? नहीं है। तो इन सब की नियुक्ति होती है और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ से हम उपराष्ट्रपति को एक बार निकाल देते हैं क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आगे हम इसका जिक्र करेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, हम उसको यहाँ से निकाल देते हैं। अब देखिए नियुक्ति, अगर आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न आता है कि XYZ यानी कोई भी पद है कि नियुक्ति कौन करता है, तो 99% ये चांसेस हैं कि उसका उत्तर राष्ट्रपति होगा। देखिए, आपके सामने नियुक्ति का प्रश्न पूछ लिया जाता है, XYZ कोई भी पद है। XYZ का मतलब कि मान लेते हैं वो कोई भी पद है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, और अगर वो पद केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है तो उसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि XYZ की नियुक्ति कौन करता है और उस पद का संबंध है राज्य सरकार से, तो इसका उत्तर होगा गवर्नर यानी कि राज्यपाल। पद केंद्र का है तो नियुक्ति राष्ट्रपति, पद राज्य का है तो नियुक्ति राज्यपाल। ये 99% है, 100% नहीं है। कुछ एक सीमा तक ऐसा भी है कि जब राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा कोई तीसरा पर्सन नियुक्ति करता है, उनका हम आगे जिक्र करेंगे, साथ साथ में जिक्र करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री केंद्र का पद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्र का पद है, महान्यायवादी केंद्र का पद है, सीएजी केंद्र का पद है। तो इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। रटने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद की, महान्यायवादी की और सीएजी की। अब नियुक्ति तो हो गई है मान लेते हैं, लेकिन किस बेस पे होती है? भाई प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा? ऐसे थोड़ी ना होता है राष्ट्रपति जी किसी को भी चाहे प्रधानमंत्री बना दें। कुछ तो आधार होता होगा कि कोई व्यक्ति है, प्रधानमंत्री किस बेस पे बनेगा। तो संविधान के अनुच्छेद 75 में ये लिखा गया है कि बहुमत दल का जो नेता होगा, यानी कि मान लेते हैं लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनावों में जिस दल के पास बहुमत है, बहुमत का मतलब यहाँ पे होता है 50% प्लस 1। जिस भी दल के पास 50% प्लस उससे एक अधिक सीटें हैं तो वो दल सबसे बड़ा दल है, यानी कि बहुमत वाला दल है। अब उस दल का नेता कौन है, नेतृत्व कौन करता है? जो भी नेतृत्व करता होगा वे लोग अनाउंस करेंगे कि भाई हमारा नेतृत्व ये व्यक्ति कर रहा है। जैसे 17वीं लोकसभा में बीजेपी एक बहुमत, या यूँ कहें कि भारी बहुमत प्राप्त दल है और बीजेपी का नेतृत्व करता श्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो नरेंद्र मोदी जी उस दल के नेता हैं, तो राष्ट्रपति जी ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। किस बेस पे प्रधानमंत्री बने हैं वे? इस बेस पे कि वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल के लीडर हैं।
लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति है जो कि लोकसभा का सांसद नहीं है, परंतु वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का लीडर है, तो क्या ऐसी स्थिति में उसको पीएम के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। चाहे कोई व्यक्ति लोकसभा का सांसद है या नहीं है, या वो राज्यसभा का सांसद है, या वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही सांसद नहीं है, तो भी उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते कि वह व्यक्ति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का लीडर हो। हम मान लेते हैं, यहाँ पर मेरी बात को आप अदरवाइज नहीं लेना, कि 17वीं लोकसभा में मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसी भी सीट से नहीं जीते हैं, वो सभी सीटें हार गए हैं, 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, हार गए हैं, मान लेते हैं। लेकिन लोकसभा में बहुमत किसका था? एनडीए का, बीजेपी का, तो भी वे प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति लोकसभा का सांसद है या नहीं है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी, एक बार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो वो राज्यसभा के सांसद थे, तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, अगर ऐसा है कि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद भी उसको राष्ट्रपति जी द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, तो उस व्यक्ति को 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, लोकसभा या फिर राज्यसभा। अगर नहीं कर सकते तब उनका प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री बनेगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का लीडर। अब प्रधानमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि किस किस व्यक्ति को मंत्री लेना है और किस किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री लेना है। कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री होगा, उपमंत्री में कौन कौन शामिल होंगे, फिर कैबिनेट मंत्रियों में किस व्यक्ति के पास कौन सा विभाग होगा, कौन रक्षा मंत्री होगा, कौन वित्त मंत्री होगा, कौन कृषि मंत्री होगा, चिकित्सा मंत्री वगैरह वगैरह। तो ये प्रधानमंत्री जी एक लिस्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को, वो अनाउंस करते हैं कि हमें इस बंदे को मंत्री बनाना है। उस लिस्ट के अनुसार राष्ट्रपति जी उन सभी व्यक्तियों को अनाउंस करेंगे कि भाई आप सभी को इस विभाग में मंत्री बनाया जा रहा है, यानी कि राष्ट्रपति ने मंत्री परिषद की नियुक्ति कर दी। हालांकि मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर करते हैं। प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि इस व्यक्ति को मंत्री लेना है। अब ये कंप्लीटली एक मंत्री परिषद तैयार हो गई है प्रधानमंत्री सहित। अब राष्ट्रपति जितने भी काम करेगा इस मंत्री परिषद के परामर्श पर करेगा। परामर्श पर ही करेगा ऐसा नहीं है, परामर्श पर करेगा, वो हम आगे देखेंगे। अब हमें करना है महान्यायवादी को नियुक्त। तो महान्यायवादी कौन होगा? तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद एक नाम की अनुशंसा करेंगे राष्ट्रपति जी को कि इस व्यक्ति को महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया जाए। राष्ट्रपति उस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा महान्यायवादी के रूप में, यानी महान्यायवादी के नाम की अनुशंसा किसने की? मंत्री परिषद ने। फिर सीएजी बनाना है, किसको बनाया जाए? तो फिर मंत्री परिषद एक नाम बताएगी कि इस बंदे को सीएजी बना दिया जाए, राष्ट्रपति उस बंदे को सीएजी बना देगा। यानी कि प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, एजी और सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है, प्लस इन व्यक्तियों को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सीएजी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सोचने वाली बात ही नहीं है। मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये थी केंद्र की कार्यपालिका जिसकी नियुक्ति और शपथ का काम राष्ट्रपति का है। किस बेस पे चुना गया वो हमने देख लिया है। अब उसके बाद में आती है राज्य की कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका पूरी पढ़ेंगे, राज्य की भी पढ़नी है और केंद्र की भी पढ़नी है। अब राज्य की कार्यपालिका में होता है राज्यपाल, इसको मैं जी से संबोधित कर रहा हूं, गवर्नर। और कौन होता है? और होता है सीएम। और कौन होता है? सीएम की मिनिस्ट्री। और कौन होता है? एजी। यहां पे एजी का अर्थ है एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता। ये महान्यायवादी था।
ये महाधिवक्ता है। सेम वैसा ही पद है जैसा केंद्र में एजी है, वैसा राज्य में महाधिवक्ता होता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया था, नियुक्ति का प्रश्न पूछा जाए और पद केंद्र का है तो उत्तर राष्ट्रपति होगा, पद राज्य का है तो उत्तर राज्यपाल होगा। सीएम की नियुक्ति कौन करता है, ये कोई पूछने वाली बात है? कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य की मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्य के पद है तो राज्यपाल ही करेगा, पूछने वाली बात ही नहीं है। तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर पढ़ने वाला है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, क्योंकि दो ही व्यक्ति नियुक्ति कर सकते हैं, या तो राष्ट्रपति या राज्यपाल, और राज्यपाल तो स्वयं नियुक्त हो रहा है, तो बचा कौन? बचा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, सिंपल। अब राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो इससे संबंधित कुछ तथ्य भी हैं। देखिए, 28 राज्य हमारे पास हैं और 28 राज्यों के राज्यपाल हैं। उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। आगे है दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि उपराज्यपाल। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। अब आप ऐसा मत सोच लेना कि उपराज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, नहीं। उपराज्यपाल हो चाहे राज्यपाल हो, ये राज्य के पद नहीं है, ये केंद्र के पद हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति का एजेंट कहते हैं। राज्यपाल काम भले ही राज्य में कर रहा है, लेकिन ये पद केंद्र का है, ये राज्य का पद नहीं है। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। उसके बाद में है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में होता है आयुक्त, और अन्य जितने भी केंद्र शासित प्रदेश बच गए हैं उनमें होते हैं प्रशासक। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। यानी जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे ये लोग अपना काम करते रहेंगे। जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इनका पद समाप्त कर देना चाहिए, तो उस व्यक्ति से त्यागपत्र ले लिया जाएगा। यानी कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं। तो 28 राज्यों के राज्यपाल, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, चंडीगढ़ के आयुक्त और अन्य जितने भी संघ शासित प्रदेश बच गए हैं उनके प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं। उसके बाद में 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। आपको पता होगा कि ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, बाकियों में नहीं है। 3 ही ऐसे हैं जिनमें विधानसभाएं हैं। तो दिल्ली के सीएम, पुडुचेरी के सीएम, और अब जब भी चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? ये प्रश्न बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो दिल्ली में राज्यपाल तो होता नहीं, उपराज्यपाल होता है। तो शायद अगर हमसे पूछा जाए कि दिल्ली में सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, और शायद हम अपने कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए ये बोल दें कि उपराज्यपाल, तो गलत है। क्योंकि ये संघ शासित प्रदेश हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पे सीएम की नियुक्ति का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के पास होता है। यहाँ पे सीएम की नियुक्ति की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होती है।
तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के सीएम की नियुक्ति भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर समझने वाला कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में सीएम की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। सिर्फ सीएम ही नहीं, यहाँ की मंत्री परिषद की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये मंत्री परिषद और ये सीएम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। तो ये थी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, जिसमें वे केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, कुछ संघ शासित प्रदेशों की कार्यपालिकाओं की नियुक्ति करते हैं। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, एएजी और सीएजी की नियुक्ति करते हैं। राज्यों में सिर्फ राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं और संघ शासित प्रदेशों में उपराज्यपालों की नियुक्ति भी करते हैं और सीएम और वहाँ की मंत्री परिषद की नियुक्ति भी करते हैं। कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियाँ। धन्यवाद।